संस्कृत व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे समास परिचय। समसरम समासः अर्थात संक्षेपीकरणम एव समासः भवति। समसरम समास यानी होता है, तो समास का अर्थ इसमें बताया गया है कि संक्षेप करना। द्वयपदो अथवा बहुनाम पदानाम मेलनम समासः, दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्ति हटाकर और उन्हें एक साथ जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास मध्ये पदानाम विभक्तिनाम लोपा भवति, यानी कि समास के मध्य में या समास के पदों के मध्य में जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, तो वह समास कहलाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः जो है ये षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो काके की होता है। तो यहाँ पे राज्ञः पुरुषः यानी राजन धन डस धन पुरुष है, सु यानी राज पुरुष है, यानी राजा राजपुरुष। इसी प्रकार आपका अब इसके बाद आता है समास के भेद। समास के 6 भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है, प्राणे उत्तर पदार्थ प्रधानस्थ तत्पुरुषः, यत्र पूर्व पदम द्वितीया विभक्ति सप्तमी विभक्ति पर्यंत भवति तदा उत्तर पद प्रथमा विभक्तियां भवति, तत्र व्याधिकरण तत्पुरुषः समास। तत्पुरुष समास का यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पर पूर्व पद यानी 2 पद होते हैं, तो पूर्व यानी पहला पद और उत्तर यानी कि दूसरा पद। तो जहाँ पर पूर्व पद यानी कि पहले का पहला पद जो है वो द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है, तथा उत्तर पद यानी कि दूसरा पद जो है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि जो विभक्ति है वो और उनके चिन्ह। यहाँ पर आपकी विभक्तियां दी हुई हैं प्रथमा से लेके संबोधन तक, लेकिन तत्पुरुष समास में हमें प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक करना है। प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है और दूसरे पद में प्रथमा विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति इनके कारक दिए हुए हैं और चिन्ह दिया हुआ है। तो कर्म का चिन्ह होता है को, करण का होता है से या द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान यानी पंचमी विभक्ति का से, तो पंचमी विभक्ति का जो से है वो अलग के लिए होता है और तृतीय विभक्ति का जो से है वो सहायता के लिए होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध यानी काके की और सप्तमी यानी अधिकरण में और पर। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना और संबंध काके की अधिकरण में और पर। तो अब पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में यहाँ पे आपका दिया हुआ है, हर विभक्ति के अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं। पहला जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष में आपका आ रहा है जो आपका सामासिक पद है। एक तरफ आपका सामासिक पद दिया हुआ है और दूसरा आपका समास विग्रह है। सामासिक पद में विभक्तियों का लोप हो जाता है और समास विग्रह में विभक्तियां दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका लिखा हुआ है सामासिक पद ग्राम गतः यानी गांव को गया, तो यहाँ पे गांव को गया जो है को जो आपका है वो द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है और इसीलिए यहाँ पे जो समासिक पद में जो विभक्ति जो है वो लुप्त हो गई है, समास विग्रह में उसका हो जाएगा ग्रामगतः, क्योंकि आपका जो द्वितीय विभक्ति है उसका चिन्ह को है और को में आपका जो है एक वचन में म लगता है। अगला है इसका आपका भय प्राप्त है यानी भय को प्राप्त, तो इसका हो जाएगा भयम प्राप्त। फिर दूसरा इसी का उदाहरण दिया हुआ है तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष में समास विग्रह करने पर वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है
और समासिक पद में आपका जो विभक्तियां हैं वो लुप्त हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञान शून्य, ज्ञान शून्य यानी कि ज्ञान से शून्य, तो इसका हो जाएगा तृतीय विभक्ति में ज्ञानेन शून्यः। बाण हतः यानी बाण से घायल, तो बाणेन हतः। फिर चतुर्थी तत्पुरुष समास आपका है। चतुर्थी तत्पुरुष में दीन दानम, चतुर्थी तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है और इसमें आय प्रत्यय जुड़ता है। तो दीन दानम यानी दीनों के लिए दान, तो दीनाय दानम। भूत बलि यानी भूत के लिए बलि, भूतों के लिए बलि, बहुवचन है इसलिए भूतेभ्यः बलि। पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष में से यानी अलग के लिए होता है, तो पाप मुक्त है यानी पाप से मुक्त, तो यहाँ आपका समास विग्रह हुआ पापात मुक्त है। चोर भयम, अब चोर से डर होने पे वो उससे अलग होता है इसलिए यहाँ पे होगा चोरात भयम। षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष में आपका है संबंध होता है काके की। यहाँ पे लिखा है राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो इसका होगा राज्ञ पुत्र। परोपकार यानी दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का, तो यहाँ पे होगा परेशान उपकार। सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष में आपका है जलमग्न, तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष में आपका आता है में और पर, तो जलमग्न यानी जल में डूबा हुआ, मग्न यानी डूबना, तो जले मग्न। सभा पंडित यानी सभा में पंडित, तो सभायाम पंडित। इसके बाद हम समास का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा जो दी है वो संख्या पूर्वो द्विगु यानी जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। यत्र प्रथम पद संख्यावाची भवति तथा च उत्तर पदस्य विशेषता ज्ञाप्यति सह द्विगु समासः भवति। जहाँ पर जो पहला पद है वह संख्यावाची होता है और जो दूसरा उत्तर पद की विशेषता बताता है। इसका समासिक पद है जैसे त्रिभुवनम, इसका समास त्रि, यहाँ पे त्रि यानी ये नंबर में है तीन, भुवन यानी भवन, तो तीन भवनों का समूह। इसका समास विग्रह होगा त्रणायाम भुवनानां समाहारः। फिर है दूसरा उदाहरण सप्तऋषयः यानी 7 ऋषियों का समूह। यहाँ पे जो पहला पद है वो संख्यावाची है यानी नंबर में है। सप्तानाम ऋषीणाम समाहार यानी 7 ऋषियों का समूह। इसका अगला प्रकार है कर्मधारय समास। प्रायेण सह चासौ कर्मधारः यत्र प्रथम पद विशेषणम उपमानम व तथा द्वितीय पदम विशेष्यम उपमेय व भवति तदा तत्र कर्मधारय समासः भवति। जहाँ पर प्रथम पद विशेषण यानी या तो उपमान होता है और दूसरा पद विशेष यानी कि उपमेय होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर पहला पद विशेषण होता है और दूसरे पद की विशेषता बताता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसका उदाहरण जैसे दिया है नीलोत्पलम, नीलोत्पलम यानी नीला कमल, तो यहाँ पे नीला शब्द जो है वो विशेषण है और कमल जो है वो विशेष्य है, क्योंकि पहला जो शब्द है वो दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। और इसका समासिक आपका पद हुआ नीलम च तत् उत्पलम। अगला उदाहरण है महापुरुष, महापुरुष यानी यहाँ पे आपको जो पुरुष है उसकी महानता बताई गई है, तो महान चासो पुरुषः। घनश्याम, घनश्याम जो है वो बादल के समान काला, श्याम यानी होता है काला और घन यानी होते हैं बादल, तो घन यानी कि बादल और श्याम यानी काला, तो यहाँ पे इसकी विशेषता बताई गई है यानी कि बादल के समान काला, तो इसका समास विग्रह होगा घन एवं श्यामः। अगला जो हमारा समास का प्रकार है चौथा द्वंद्व समास। प्रायणो भय
पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। इसका मतलब ये कि जहाँ पर दोनों पद या सभी पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यत्र समेषां पदानां प्रधान्यम भवति तत्र द्वंद्व समास है। मतलब जहाँ पर सभी पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। चार्थे द्वंद्व अर्थात च इत्यस्यार्थे द्वंद्व समासः भवति। इस समास के सभी पद प्रधान होते हैं और दो या दो से अधिक संज्ञा शब्द विग्रह की दशा में इस शब्द के साथ जुड़ते हैं। मतलब जितने भी शब्द रहते हैं वो सभी संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे राम लक्ष्मणौ, इसका पहला जो द्वंद्व समास का उदाहरण है राम लक्ष्मणौ, ये समासिक पद है, और रामस्य लक्ष्मणम ये समास विग्रह है। तो ये यहाँ पे राम ये भी संज्ञा पद है और लक्ष्मण ये भी संज्ञा पद है। तो यहाँ पर सभी पद जो होते हैं वो संज्ञा पद होते हैं और सभी जो रहते हैं उनमें उन सबकी प्रधानता, मतलब सभी पद प्रधान होते हैं। और इसका हम चा से जुड़ता है ये द्वंद्व समास में, तो रामस्य लक्ष्मणस्य। पितरौ, पितरौ में इसका होता है माता और पिता, यानी माता च पिता च। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में प्राणे अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। यत्र समासिक पदेभ्य अन्यस्य बोधः भवति सह बहुव्रीहि। जहाँ पर जो हमारा समासिक पद दिया हुआ है उस समासिक पद से किसी अन्य का बोध होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पहला इसका समासिक पद दिया हुआ है पीताम्बरः। पीताम्बरः यानी पीतम अम्बरम यस्य सह, यस्य होता है जिसका, यस्य यानी होता है जिसका। तो जिसने पीला आवरण, मतलब जिसने पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो यहाँ पे पीताम्बरः, पीताम्बरः यानी जिसने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, अर्थात यहाँ पे इसका होता है श्री कृष्ण। चंद्रशेखरः, चंद्र यानी चंद्रमा, शेखर यानी शिखर। तो चंद्रः शेखरे यस्य सह, यानी जिसके शिखर पर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, किसका ज्ञान होता है, शिव। दशाननः, दशानन दश और आनन यानी सिर। अब यहाँ पे पहला शब्द जो है वो संख्यावाची है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि 10 सर हैं जिसके, तो 10 सिर किसके हैं, रावण के। इसलिए ये बहुव्रीहि समास है क्योंकि समासिक पद उससे उसका जो अर्थ है वो अलग हो रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। अगला जो छठवां हमारा समास का भेद है अव्ययी भाव समास। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, मतलब जहाँ पर प्रथम पद अव्यय होगा वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। यत्र प्रथम पदम प्रधानम भवति तदा च प्रथम पदम अव्ययम भवति, मतलब जहाँ पर प्रथम पद प्रधान होगा तथा प्रथम पद अव्यय होगा, द्वितीय पदम संज्ञावाचक भवति, और जो दूसरा पद है वो संज्ञा होगा, अव्ययी भाव समास है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे इसका उदाहरण में समासिक पद दिया हुआ है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। यथा जो शब्द है ये आपका अव्यय है, प्रथम पद अव्यय है और दूसरा पद शक्ति ये संज्ञा है, यानी शक्तिम अंतिक्रियम यानी शक्ति के अनुसार। उपगंगम, उपगंगम यानी होता है गंगा के पास, यानी गंगायाः समीपम। उप यहाँ पे अव्यय है।